बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता तारड़ साहब का कहना है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात रुकेंगे नहीं बल्कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहां तक बढ़ेंगे? क्या जनरल बाजवा और साकिब निसार साहब भी कटहरे में आएंगे? उन तक भी ताने बाने मिलते मिलते पहुंचेंगे? क्या सूरत हाल होगी? आज के प्रोग्राम में जायजा लेंगे। मियां साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ना कोई ऑडियंस था ना कोई सहाफ़ी बैठा था। क्या वजह थी कि मियां साहब इतने अरसे बाद जब दीदार कराते हैं तो इस तरीके से अकेले अकेले खामोशी के साथ करवाते हैं? मेरे साथ मौजूद होंगे पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तर्जमाकार है। सर बहुत शुक्रिया आपका। गरीदा फारूकी साहबा मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया, और अजमल जामी साहब हमारे भाई हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मीर साहब आप भी फरमाइएगा, अता तारड़ साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामला रुकेंगे नहीं, सर कहां तक जाएंगे? कौन कौन इसकी जद में आएगा? क्या कहना चाह रहे थे तारड़ साहब? ये जितने भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हैं, वेदर पीटीआई का हो, पीएमएलएन का हो, पीपीपी का हो, ये जज्बाती रहे। और भाई देखो, ये कोर्ट ऑफ लॉ में गया है, ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर है, इंक्वायरी अभी हुई है, उसके बाद अभी इन पे चार्ज लगेगा और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। इनका डिफेंस भी होगा वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। ये एक बड़ा एक सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ बैठ के हर पार्टी लगी होती है, उसने ये कर दिया, उसका ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और भाई आप अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें और इनको काम अपना करने दें। कोर्ट्स कोई डिसीजंस लेते हैं, सारे जंप कर जाते हैं, हर पार्टी, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, सब जज जाते हैं। जिसकी फेवर में जाती है चीज बड़ी अच्छी है, जिसकी फेवर में नहीं है तो वो कोर्ट्स खराब है। सो आई थिंक वी शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम सच स्टेटमेंट्स। आप स्टेटमेंट्स वो दें जब आपके पास कोई डिसीजन आए। डिसीजन आपके पास आया नहीं है, आप प्रोसिक्यूटर, जूरी और डिफेंस एंड हर चीज आप खुद बन जाते हैं। दिस इज नॉट अ गुड प्रेसिडेंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और ये आज की हुकूमत नहीं है, ये पुरानी हुकूमतों से ये चीजें आ रही है, वेदर इट इज अ मिलिट्री और वेदर इट इज आप कह लो कि डेमोक्रेटिक हुकूमत, कोई भी हो, हर जगह कोई स्पेकुलेशन हम कर जाते हैं। जहाज खड़ा है, ये खड़ा है, चकलाला एयरपोर्ट पे वो है, उसको उठा के यहां ले जाएंगे, ये कर देंगे। ओ भाई, व्हाट डू यू रियली नो? आपको पता है, मुझे पता है, या किसी और को पता है कि चार्जेस क्या हैं? हम टीवी पे देख के बात कर देते हैं कि जी उनके खिलाफ ये हो गया, उनके खिलाफ ये हो जाएगा। और भाई लेट द कोर्ट डिसाइड फर्स्ट एंड लेट देम चार्ज एंड देन आफ्टरवर्ड स्पीक ऑन। सर हमारी सियासत की आउटलाइन यही नहीं है, इसी तरीके से नहीं होता। पूरे पाकिस्तान की सियासत चलती इन्हीं आउटलाइंस के ऊपर, ये सब यही कर रहे होते हैं, इन चीजों के ऊपर स्पेकुलेशन और तमाम चीजें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और यही वजह है कि आपके जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ा फ्रेजाइल हो जाता है, बड़ा फ्रेगमेंटेड हो जाता है और बड़ा डिवाइडेड हो जाता है। हमें इसको स्ट्रेंथन करना है। देखो, जिसका मर्जी ट्रायल हो, इट डजंट रियली मैटर, लेट द कोर्ट्स डिसाइड इट। वो ऊपर से अपने जजेस को देख लो, वो एक स्टेटमेंट और दे देते हैं ऊपर से। और भाई वी नीड योर जजमेंट, वी डोंट नीड योर स्टेटमेंट्स, वी डोंट नीड टू नो कि भाई आपने क्या करना है, क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं है। वी डोंट नीड टू। जस्टिस कियानी के जमाने में होता था, सरदार इकबाल के क्या में होता था, कॉर्नेलियस से के क्या इसमें उनके होता था, नहीं होता था कभी भी। सो बेसिकली अब ये जो टीवी आया है, टीवी के ऊपर सबको शौक पड़ गया है। एक लीडर है, खड़ा हुआ है, पीछे 10 मुंह उधर लगाए हुए, वो इस तरह के जिस तरह पता नहीं इनके प्राइम एडवाइजर्स है। वी नीड टू गेट आउट, ग्रो अप एंड शो सम मैच्योरिटी। और ये आपने सही कहा है, ये मिसपरसेप्शंस क्रिएट हो जाती हैं और एक दूसरे के खिलाफ अननेसेसरी आप इख्तलाफात उठा लेते हैं। हमने जब कोर्ट्स अपॉइंट किए, दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, कोर्ट्स अपॉइंट किए, लेट्स ऑनर द कोर्ट्स, लेट्स लिसन टू द जजमेंट। मिलिट्री का अपना एक रूल है, लेट देम गेट ऑन विद इट, खत्म होगी बात। बिल्कुल ठीक है सर। फारूक साहब आप क्या कहते हैं? सर पीजे मीर साहब कह रहे हैं कि हम लोग कमेंट्स बहुत ज्यादा करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कमेंट्स का मौका भी तो वजीर इत्तलात ही हमें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी मामलात रुकेंगे नहीं, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है मैडम, किस तरफ को बढ़ते हुए मामलात दिख रहे हैं? फवाद अहमद साहब बहुत शुक्रिया। और एक तो मैं आपकी कॉलीग हूँ, तो आप मुझे सिर्फ गरीदा कहकर भी मुखातिब कर सकते हैं, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट एंड वुड बी रियली हैप्पी अबाउट दैट। दूसरा, इट्स अ प्लेजर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रोग्राम। और माजरत भी आपसे करूंगी कि बहुत अरसे से आपकी तरफ से हुक्म आ रहा था कि प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, लेकिन बस मसरूफियात कुछ ऐसी थी, बट हैप्पी टू बी है। आपने सवाल किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के हवाले से। अता तारड़ ने जो बात की है, नहीं की है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। पीजे मीर की गुफ्तगू का, उनके जवाब का भी, उनके तज्जिये का आपने हवाला दिया। पीजे मीर साहब हमारे बड़ों में से हैं, हमारे सीनियर्स में से हैं, उनकी राय का एहतराम। मेरी राय इस पे जो है वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहता है या कोई और क्या कह रहा है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज बतौर सहाफी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरी लोगों से बात होती है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हो, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो। बतौर सहाफी ये हम सब का काम है, हम हर एक के साथ राब्ते में रहते हैं, खबर निकालने की जुस्तजू में रहते हैं।
तो ये इसमें से जो चंद एक चीजें सामने आई वो मैंने फिर सबसे पहले उसमें से खबर दे भी दी थी। एक तो जो आपने कहा कि मामला यहाँ तक रुकेगा नहीं, ये मैंने भी गुजारिश कर दी थी कि मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरेगा, और ये गुजारिश मैंने तब कर दी थी जब पहली खबर आई थी, जब ISPR की पहली प्रेस रिलीज आई थी जनरल फैज की गिरफ्तारी और उनके कोर्ट मार्शल के हवाले से। तो मैंने तभी ये खबर दे दी थी, बता दिया था कि ये मामला सिर्फ यहीं पे रुकेगा नहीं, इसके अंदर बहुत से लोग और भी लपेट में आएंगे। वो मिलिट्री के अंदर से भी हो सकते हैं, वो नॉन मिलिट्री भी हो सकते हैं। मिलिट्री के अंदर से आपके सामने खबर आ गई कि 3 लोग मजीद पकड़े गए, जो कि जिसकी तफसील फिर मैंने सबसे पहले दी कि 3 ब्रिगेडियर्स, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद हैं, और इस वक्त तक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 से 8 लोग इस वक्त तक मिलिट्री की कस्टडी में हैं, और लाजिम नहीं है कि वो सारे मिलिट्री पर्सोनल्स हो। तो ये एक और खबर है जो मैं आपके प्रोग्राम में अभी दे रही हूँ, और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगा, ये इससे आगे फैलेगा। जो भी सहूलतकार होंगे, जिसके जहां जहां ताल्लुक होंगे, देखिए होता ये है कि जब आप किसी को भी तफ्तीश के लिए गिरफ्तार करते हैं, वो आपको मजीद बातें बताता है, मजीद शवाहिद आपके सामने आते हैं। एक शख्स आपके पास गिरफ्तार है, वो 10 का और नाम लेगा, आप उन 10 को पकड़ेंगे, 50 के और नाम निकलेंगे, आप उन 50 को पकड़ेंगे, मजीद नाम और निकलेंगे। तो कड़ियों से कड़ियां मिलती जाती हैं, और जहां जहां जिस जिसके खिलाफ सबूत शवाहिद मिलते चले जा रहे हैं, उन सबको अरेस्ट किया जा रहा है। फिर ये खबर भी मैंने सबसे पहले बताई थी कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से भी बहुत मजबूत लिंक, बहुत मजबूत कनेक्शन डेवलप हो चुका है शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ। एक तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था ना फवाद साहब, जो हम सहाफी बात कर रहे थे जब से साकिब निसार चीफ जस्टिस बने थे, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को फवाइद दिए, जो कुछ भी उनके दौरे चीफ जस्टिस में होता रहा, वो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखते रहे बतौर सहाफी। लेकिन हमारे पास, हमारी नजरों के सामने सब कुछ हो रहा था। अदालत में क्या हो रहा था, अदालत के बाहर क्या कुछ हो रहा था, बयानात किस तरह से दिए जा रहे थे, साबिक चीफ जस्टिस साहब का कंडक्ट क्या था, ये सब हमारे लेकिन इधर एक सवाल पैदा होता है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि फैज हमीद साहब तो आर्मी का जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है उसके तहत जद में आया कि उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, मतलब उनके लिए तो कानून मौजूद था। एक साबिक चीफ जस्टिस जिसने जो है वो अगर अपने फैसलों के जरिए मिसकंडक्ट भी कहीं पर किया था, तो उसको किस कानून के तहत आप पकड़ेंगे? ये बहुत अहम सवाल है आपका। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि आपके प्रोग्राम में खबर दे रही हूँ कि इस वक्त जो 7 से 8 लोग मजीद गिरफ्तार हैं, लाजमी नहीं है कि वो सब मिलिट्री के पर्सोनल्स हैं। तो ये बात बहुत अहम है, इसको जहन में रखिए। और अगर नॉन मिलिट्री पर्सोनल्स कोई इस पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ सबूत या शवाहिद मिलेंगे, तो जो इस वक्त पाकिस्तान का सिविल लॉ जो कहता है, जो रेगुलर जस्टिस सिस्टम है, इस तरह से कहता है, उनको उन्हीं तरीकों के जरिए, उसी कानूनी प्रोसीजर के जरिए ही उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये भी अब आपके प्रोग्राम में मैं खबर दे देती हूँ, वैसे ट्वीट मैं कर चुकी हूँ कि मिलिट्री कस्टडी में उनको लाजमन लेगी। जो नॉन मिलिट्री पीपल हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए तरीका कार सारा वो अडॉप्ट किया जाएगा जो आपके रेगुलर जस्टिस सिस्टम का है, जो सिविलियंस को डील करता है। लेकिन मिलिट्री उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी कस्टडी में लेगी। तो ये चीजें बहुत अहम है इसमें। अब एक चीज आप ज़हन में रखिए कि ISPR की जो दूसरी प्रेस रिलीज है ना, जो 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल के बारे में इन्फॉर्म करती है, इसका दूसरा पैरा ये पहली बार है कि जब से जनरल फैज गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ है, या गिरफ्तारी से पहले भी, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ है ना, जनरल फैज के हवाले से इन्वेस्टिगेशन खासतौर पर टॉप सिटी की। तो जब से वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, उसके फौरन बाद से जनरल फैज के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ गई थी। तो उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बैठने से लेके आज तक ISPR ने, यानी कि फौज ने बाज़ाब्ता तौर पे पहली बार वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है और अपनी ISPR में सरकारी तौर पे इस्तेमाल किया। तो इसको आप हल्का ना लें, इसको आप छोटा मामला ना लें। ये मामला सियासी लोगों तक भी जा सकता है, जितने भी सहूलतकार हैं सब इसकी लपेट में डेफिनेटली। ठीक हो गया मैडम। मैं जरा जामी साहब को शामिल गुफ्तगू। जामी साहब, आप क्या कहेंगे सर, साकिब निसार साहब कैसे जो है वो दायरे के अंदर आएंगे अगर कानून का शिकंजा उनकी तरफ जाता है? उनके हवाले से चले बात भी पता लग जाती है कि उन्होंने किसी के कहने पर फैसले दिए, फिर क्या होगा सर? वाह, बहुत उम्दा और दिलचस्प सवाल है। साकिब निसार साहब हमारे कोलीग को बयान दे रहे थे कि हाँ,
कभी कभी जनरल फैज जो है मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देते थे। तो मैंने उनसे इस्तफसार किया, उस रिपोर्टर से भी और साकिब साहब को मैंने मैसेज किया कि गुड मॉर्निंग के बाद गुड नाइट भी तो होती होगी। उसका हवाला आपने बयान नहीं किया, सिर्फ गुड मॉर्निंग तक आपने बात को रोक दिया, जिसकी वजह से बाम ज्यादा पैदा हो गए। बात यह, मुझे तो इस सारे एपिसोड में जब से ये खबरें ISPR की जानिब से आई, जनरल फैज कस्टडी में गए, अभी गरीदा फरमारी थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तो उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस भी होता है और फिर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज होता है। और ये जो आर्मी एक्ट की शेख 31 अगर उसको आप देखें तो ये मालूम होता है कि ये कोई ज्यादा लंबा काम नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ अमूमन सिविलियन नोयत के जो केसेस हैं साल साल नसर दर नसर चलते रहते हैं, तो इसकी खूबी कह लें या खामी कह लें, जो भी जिसको सूट करे, ये 3 से 5 हफ्ते की कार्रवाई है मैक्सिमम, जिसमें ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का मामला ये तय हो चुका होगा। उससे पहले शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ मजीद, यानी कि इसका मतलब आप जामी साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2-3 हफ्ते के बाद नया मवाद होगा शो करने के लिए। ऑब्वियसली जब ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो जाएगी, जो मैं कह रहा हूं जिस एक्ट के तहत होनी है, तो उसमें ये 3 से 5 हफ्ते की मुद्दत होती है, वहां पे लंबा काम नहीं चलता फौरन से पहले। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो हो चुकी, समरी ऑफ एविडेंस भी आ चुका, और उसके बाद ये तीसरा प्रोसीजर होता है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई। ये उसके बाद तीसरा मरहला होता है जिसके तहत आप एग्जीक्यूट करते हैं, जहां मौका देते हैं आप उस बंदे को जो अक्यूज्ड है। लेकिन मुझे तो इस सारे एपिसोड में फवाद साहब, पीजे मीर साहब भी सुन रहे होंगे, मुझे तो पिंडी साजिश केस आपको याद है 51 में हुआ था, मेजर जनरल थे अकबर खान साहब और फिर कई और जिम्मेदारान थे, तब भी फैज का नाम ही गूंजा था। वो अलबत्ता फैज अहमद फैज थे, अब ये चकवाल के फैज हमीद साहब हैं। तो उस वक्त की जो साजिश थी उसमें तो एक सोशलिस्ट इनकलाब लाना मकसूद था, जिसमें कुछ दानश्वर भी थे, कुछ सियासी रहनुमा भी थे और फौज के अंदर से कुछ लोग शामिल थे। और गैर मकबूल सियासी जमात थी, अमेरिका के हम जा रहे थे, हम नवाब बन रहे थे, तो उनको ये पसंद नहीं आई थी, सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करना चाह रहे थे। अब अलबत्ता सूरत हाल ये है कि अब यहाँ पे कोई सोशलिस्ट इनकलाब या किसी और किस्म के इनकलाब की तो खबर नहीं थी, अलबत्ता एक मकबूल सियासी जमात मद्दे मुकाबिल जरूर है। और उसी तरह से पिंडी साजिश केस को अगर आप तफसील से देखें तो मोर और लेस उसी तरह के ताने बाने और जो जाल है वो बनता हमें दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए, इस रियासत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए होगा कि जनरल फैज साहब को जो गिरफ्तार करके जो प्रेस रिलीज जारी की उसका आखिरी हिस्सा, और फिर जो अगले रोज भी प्रेस रिलीज जारी की उसका आखिरी हिस्सा, दोनों प्रेस रिलीजेस के जो 2 लास्ट पार्ट्स हैं, दे स्पीक लाउडर। वो ये बता रहे हैं कि सियासी राब्ताकारी, सहूलतकारी और एक साजिश में मुलव्विस होने के जुमले जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनको ये साबित करना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि कैसे जनरल फैज हमीद के रवाबित एक सियासी जमात से थे, और रवाबित होना कोई गलत बात नहीं है। देखें जैसे रऊफ हसन के रवाबित के हवाले से रेयान ग्रीम के बारे में लोगों ने बात की है, तो किसी भी सेक्रेटरी इत्तला का या किसी भी, फॉर इंस्टेंस आपका जो प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर है, बिल्कुल उनका पीपल्स पार्टी से भी राब्ता होगा, नून से भी, PTI से भी, MQM से भी, अजमल जामी से भी, गरीदा फारूकी, सबसे राब्ते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना मौकिफ लेने के लिए राब्ता मौकिफ हासिल करने के लिए राब्ता करना है। तो रऊफ हसन साहब की चैट जो आई रेयान ग्रीम के साथ, उसमें तो मुझे ऐसा कोई कंटेंट नजर नहीं आया। लेकिन सर अगर उन्होंने साइफर की कॉपी शेयर की है तो फिर राज लीक नहीं हुआ? वो कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए, लेकिन मैं रवाबित के ऊपर सवाल उठा रहा हूं कि अभी तक जो चैट आई उसमें कोई ऐसी संजीदा बात नहीं थी। मेरा थीसिस ये है, जो मेरा सवाल है वो ये है कि जनरल फैज हमीद की अगर राब्ताकारी थी सियासी तौर पर, ये काफी नहीं होगा। राब्ताकारी 9 मई तक जाती है, राब्ताकारी PTI की इश्ताल अंगेजी तक जाती है, राब्ताकारी में कुछ मज़मूम मकासिद थे, उनका असूल था, राब्ताकारी में कोई बागियाना अमर कारफरमा था, उसको स्टैब्लिश करने के लिए किन लोगों के साथ थी, ये सरफेस में जब तक नहीं आएगा तब तक स्पेकुलेशन जो है वो उसका बाजार गर्म रहेगा। वक्त जो आप अता तरट साहब की बात कर रहे थे, उनको तो ये बहुत जेब देता है, गवर्नमेंट इन पावर को ये तो बहुत जेब देता है कि फौज और PTI आमने सामने रहें। दे विल बी मोर देन हैप्पी टू सी इट। और ऑब्वियसली उनका अपने जनरल फैज हमीद के साथ एक मामला रहा है, इसीलिए कभी ख्वाजा से बोल रहे हैं, कभी इसहाकडार बोल रहे हैं, कभी राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जामी साहब, मुझे एक ब्रेक यहाँ पे लेनी है, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो मीर साहब आपके पास सवाल एक छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या इमरान खान साहब को भी तहवील में लिया जा सकता है इस सारे साजिश का ताना बाना जोड़ते जोड़ते खुरा वहां तक पहुंचेगा? सहूलत हासिल करने के जुर्म में अगर जेल में उनको सहूलियात मिलती रही हैं, या जेल के अंदर कोई ऐसी बात करके कुछ आपको इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ सर, ब्रेक के बाद जवाब लूंगा।